जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना डिजिटल टीचर्स वेब पेज जिसमें मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी के सामने 25 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोग जुड़ गए होंगे और जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, और जितने भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे जिससे जितने भी वीडियोज के नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो आपको मिलते रहे और आप उसका लाभ उठा सके। ठीक ना, तो उम्मीद है कि सभी लोग जुड़ गए होंगे। जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, चलिए क्लास को अब शुरू करने से पहले एक बार आपको बताना चाहेंगे किसके बारे में। एक बार बताना चाहेंगे आपको सिलेक्शन बैच के बारे में। देखिए, सिलेक्शन बैच आप सभी जानते हैं कि सिलेक्शन बैच अभी जल्द ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, और इसके क्लासेज आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू क्लासेज इसमें हुए हैं और इसमें ज्यादा क्लासेज नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि अभी जल्दी नया बैच लाया गया है जिसमें केवल से 3 से 4 क्लासेज हुई हैं। 3 से 4 क्लासेज इसमें हुई हैं, जिसमें आपको इस बैच को परचेज करने से आपको प्रॉफिटेबल क्या है, तो क्या फायदे होने वाले हैं, क्या लाभ होने वाला है। तो सबसे फायदा आपका होने वाला है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ मेहनत करिए और हमारे ही नोट्स को बस एक बार पढ़िए। आपको बस यही आपका फायदा है। आपको किसी प्रकार का नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का प्रैक्टिस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्लास के बाद, हर एक थ्योरी क्लास के बाद, देखिए हर एक थ्योरी क्लास के बाद आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होती है, थ्योरी क्लासेस चैप्टर खत्म होती है, उस थ्योरी चैप्टर के बाद तुरंत एमसीक्यू क्वेश्चन कराते हैं हम, जिससे उस चैप्टर के ऊपर बनने वाले प्रश्न आपको तुरंत वहां पे समझ में आ जाए किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। और आपको प्रैक्टिस सेट इसीलिए कराया जाता है जिससे आप लोग अपने आप को देख सके कि हम किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, टीचिंग टूडे एक महत्वपूर्ण आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण पार्ट निभाता है। 25 नंबर का हर एक बच्चा 10, 12, 15 कर लेता है, लेकिन 10, 12, 15 में आपका काम नहीं होने वाला है। ठीक है, 10, 12, 15 में आपका काम नहीं होने वाला है। आपको चाहिए क्या? 23, 24, 25। इन नंबरों के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। इन नंबरों के लिए हमारे बैच को आप परचेज करना हो चाहिए, थ्योरी क्लासेस को देखना चाहिए। ठीक है, आप भी यहाँ करते होंगे, आप भी 10, 12 क्वेश्चन कर लेते होंगे, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो आपको जानने होंगे। आप बहुत से बुक मार्केट में होंगे, आपने देखा होगा उन मार्केट के बुकों में केवल से 5 से 6 चैप्टर होंगे, अधिक से अधिक केवल मात्र 5 से 6 चैप्टर, लेकिन यहाँ पे हम अच्छे से सभी चैप्टर क्लियर करते हैं और इसलिए क्वेश्चन भी लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस चैप्टर में हुआ है, ये चैप्टर हमने पढ़ाया है, बताते भी हैं इसलिए। ठीक है, तो अभी देर मत कीजिए, बस 499 रुपीज़ आपकी फीस रखी गई है, आप लोग इसे ज्वाइन करिए। ठीक है, इसे परचेज करिए। यहाँ पे आपको नंबर दिया गया 7906236059 पे कांटेक्ट करके बीएड परचेज बैच से संबंधित या फिर बीएड से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक ना, चलिए स्वागत है आप सभी का, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। अब क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। ठीक है, पूछा आपसे, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। ठीक है, आदर्शवादी है, प्रकृतिवादी है। ठीक है, आदर्शवादी है, प्रकृतिवादी है, यथार्थवाद है और अस्तित्ववाद है। चलिए लिख देते हैं इसको हम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं आपको सीधे। ठीक है, यथार्थवाद है, यथार्थवाद, और आपका डी ऑप्शन क्या है, अस्तित्ववाद। ठीक है, अस्तित्ववाद। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने है यहाँ पे, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद। इसमें देखिए आदर्शवाद के जनक कौन है, तो आदर्शवाद के जनक है आपके कौन, प्लेटो। कौन है आपके, प्लेटो। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, आदर्शवाद के जनक याद रखिएगा कौन है, तो प्लेटो है, महान दार्शनिक है ये प्लेटो। हाँ, इन्होंने ही आपका आदर्शवाद को दिया था। प्रकृतिवाद को देखा जाए तो प्रकृतिवादी को किसने दिया, तो जॉन रूसो ने दिया। किसने दिया, रूसो ने दिया, इसको ये भी याद रखिएगा। रूसो किस वाद के जनक हैं, तो प्रकृतिवाद के जनक हैं। आदर्शवाद के जनक कौन है, प्लेटो हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे पूछे परियोजना विधि के जनक, ठीक है, परियोजना विधि के प्रतिपादक पूछेगा आपसे, परियोजना विधि के प्रतिपादक, तो जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक, जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक। ठीक है, दिया अगर पूछे किसने दिया, तो परियोजना विधि को दिया था किसने, जॉन डीवी ने। ठीक है, डीवी ने दिया था, लेकिन प्रतिपादक किसने किया था, तो किलपैट्रिक ने इसका प्रतिपादक किया था। ये जो इन्हीं के शिष्य थे, क्या थे, इन्हीं के शिष्य थे आपके, जॉन डीवी के शिष्य थे। कौन, आपके किलपैट्रिक। ठीक बच्चा लोग जी, किसी समस्या कोई? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। देखिए आंसर तो बताया नहीं, हाँ आदर्शवाद इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हाँ बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, बड़ा करने होंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है? ठीक है, निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है? तो ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। देखो यहाँ पे बात बोला है समाज शास्त्र। अब समाज शास्त्र, समाज मतलब सोसाइटी, सोसाइटी की बात करेगा, सोसाइटी में क्या बुलाएगा? दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना, यही हमें सिखाता है क्या? समाज, समाज शास्त्र में यही सिखाता है। ठीक है चलो जी, कोई दिक्कत? स्टैंड कहाँ है? आज मोबाइल का हाथ में लेना पड़ रहा है। चलो अच्छा, हम मिल तो नहीं रहा स्टैंड। अगला क्वेश्चन देखा जाए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें आर्टिकल 21 आया। क्या लाया गया? आर्टिकल 21A लाया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, फ्री एजुकेशन की बात की गई, फ्री एजुकेशन। ठीक है, फ्री एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 21 में कहा गया। कौन से संविधान संशोधन? तो भी देखिएगा 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। ये भी आपका 2021 से क्वेश्चन है, बता दे आपसे, प्रीवियस ईयर 2021 से क्वेश्चन है ये, 2021 से क्वेश्चन है आज। ठीक है, तो आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क एवं फ्री शिक्षा की बात की गई। 86वां निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, यह लाया कब गया? देखिए यह लाया गया आपका 2009 में, 2009 में लाया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, 2009 में आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम लेके आया गया और फिर 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसे आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, 86वां संविधान संशोधन में इसको कहा गया। 86वां संविधान संशोधन कब आया? 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसे आपका लाया कब गया? 2009 में, और लागू कब हुआ? आपका 1 अप्रैल 2010 में। ठीक ना? हाँ हाँ बच्चा जी, चलिए आगे देखा जाए। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है शिक्षक की योग्यता पर, शिक्षक का व्यक्तित्व पर, शिक्षक की लिखावट पर। शिक्षण का प्रभावशीलता, शिक्षण की प्रभावशीलता लिखावट से थोड़ी पता चलेगा, व्यक्तित्व से, शिक्षक के योग्यता से। देखिए शिक्षक की विषय से समझ का होना, इससे आपका डिपेंड करेगा शिक्षण प्रभावशीलता। ठीक है, शिक्षण प्रभावशीलता। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दिया आपका गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है। ठीक है, जैसे आप ही टीचर हो मान लीजिए, तो गणित पढ़ा रहे हैं और कुछ प्रश्न करा रहे हैं, तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता हुआ होगा, निकटता का नियम, पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, पुनर्बलन का नियम, यही आपसे पूछा है। ठीक है, चलो हाँ बच्चा, चलिए आप लोग बताइए। देखिए थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, हाँ थॉर्नडाइक ने इसको दिया था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, हाँ थॉर्नडाइक ने इसको दिया था। 3 इनका मुख्य था, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, अरे कहाँ चला गया भाई? चलो हम बताते हैं। अच्छा, इसे थॉर्नडाइक ने दिया था क्या? थॉर्नडाइक ने दिया था आपका, थॉर्नडाइक ने दिया था आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, त्रुटि सिद्धांत। ठीक है, हाँ त्रुटि सिद्धांत।
इन सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 3 नियम दिए थे। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। थॉर्नडाइक ने अपना प्रभाव उस पे अपना सर्च किस पे किया था, अपना मतलब कह सकते प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे किया था इन्होंने। किस पे? बिल्ली पे किया था इन्होंने। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, पावलाओ ने कुत्ते पे किया। पावलाओ ने किस पे खोज किया था अपना? कुत्ते पे किया था। कोहलर ने किस पे किया? कोहलर ने बंदर पे किया था। कोहलर ने बंदर पे किया था। बंदर का नाम क्या था? बंदर का नाम सुल्तान था, ये भी याद रखना। कौन सा बंदर था? बंदर था आपका चिंपैंजी, और उसका नाम क्या था? सुल्तान था। किसने किया था? कोहलर ने। ठीक है, स्किनर देखिएगा, स्किनर ने चूहे पे किया था। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? चूहे पे किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो बिल्ली पे किया था। ठीक है, तो कोहलर ने, देखिए पावलाओ ने कौन सा नियम दिया? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया। ठीक है, कोहलर ने सूच का सिद्धांत दिया, इसका स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया, और थॉर्नडाइक ने तत्परता का सिद्धांत दिया, प्रभाव का नियम दिया, अभ्यास का नियम दिया, मतलब प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया। और प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में उन्होंने 3 नियम दिए। कौन कौन सा? एक तो उन्होंने दिया तत्परता का नियम, एक उन्होंने दिया अभ्यास का नियम, एक उन्होंने दिया प्रभाव का नियम। किसका? प्रभाव का नियम। जब आप लोग कभी सीटेट जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग अगर पढ़िएगा, इच्छुक होंगे आप लोग, तो सभी चीजें अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। और किस सिद्धांत के अंतर्गत? तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने दिया। लेकिन पूछा है, जब गणित एक टीचर ने कराया अपने क्लास में, क्या कराया? गणित। तो गणित कराने के बाद बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस किस पे करेंगे भैया? अभ्यास के नियम के अंतर्गत करेंगे। कौन से नियम के अंतर्गत? अभ्यास के नियम के अंतर्गत करेंगे। ठीक है बच्चा लोग जी, चलो आगे देखा जाए बच्चा जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कलिक्रम में प्रदर्शित करिए। तो भैया शिक्षा के इतिहास में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम शिक्षा कैसी दी जाती थी? तो सर्वप्रथम शिक्षा धर्म की दी जाती थी। किसकी दी जाती थी? धर्म की। धर्म के बाद जो शिक्षा दी जाती थी किसकी थी? राजनीति की। किसकी? राजनीति की, फिर प्रजातंत्र की, फिर आधुनिकीकरण की। ठीक है, तो धर्म, राजनीति, प्रजातंत्र, आधुनिकीकरण, यही आपका शिक्षा का 4 नियम रहे हैं। किसमें? भारतीय शिक्षा के इतिहास में। सर्वप्रथम अगर आप लोग देखिए, याद करिए इसे, प्राचीन समय में कैसी शिक्षा? धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। कैसी शिक्षा? धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा में क्या? धार्मिक शिक्षा में क्या? आपका वेद पुराण, यही सब ना, वेद, ठीक है, पुराण, उपनिषद, यही तो होता था। लेकिन बाद में समय व्यतीत हुआ, स्पेंड हुए, धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, राजा प्रजा का समय आया। पहले लोग ऐसे नहीं थे, पहले लोग जो वर्ण व्यवस्था में बटी हुई थी, तो वर्ण व्यवस्था जो क्रम के आधार पे, सॉरी किस पे था? जन्म के आधार पे नहीं था, उनके कर्म के आधार पे था। तो कर्म के आधार पे लोग चल रहे थे, तो केवल आपकी शिक्षा दी जाती थी वेद की। समय आगे बढ़ा, कर्म पद्धति को हटा करके वंशानुगत कर दिया गया। जब वंशानुगत किया गया तब राजनीति आई। सत्ता को पाने के लिए राजनीति शुरू हुआ, तब राजनीति चालू हुआ। फिर राजनीति के अंदर ही प्रजातंत्र आता है। प्रजातंत्र की बात हुई, ये तो एकदम सबसे लास्ट में आधुनिकीकरण जो हम लोग कर रहे हैं आज के डेट में शिक्षा के समय में। ठीक ना, जो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब चीजें क्या है? आपके आधुनिकीकरण है। ठीक ना, चलिए मोबाइल से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे तुम लोग? ये ना सोच रहे कि मोबाइल हम चला रहे हैं, आंसर देखते हैं। बहुत लोग कहते हैं, सोचते हैं आंसर देख रहे हैं सर जी, आंसर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, अपना कुछ काम कर रहे हैं हम, आप लोग को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अपना चीज। हमें भी कहीं जाना है टाइम से, तो इसलिए थोड़ा जल्दी है आज। चलो, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को क्या करता है? मदद करता है। मतलब व्यक्ति भेद समझ रहे हैं, पर्सनालिटी का व्यक्ति को ज्ञान है। टीचर आप हैं, और टीचर होने के नाते आप अलग अलग बच्चों की भिन्नता क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, व्यवहार कैसा है, स्वभाव कैसा है, प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है, इन सब के बारे में अगर जानकारी आपको है तो ये कैसे मदद करेगा आपका? ये क्या, किस रूप में आपका मदद करेगा? आप जानते हैं किसी बच्चे का स्वभाव नकचढ़ा है, नकचढ़ी लड़की है, तुरंत विफर जाती है, गुस्सा हो जाती है। अरे बहुत गुस्सा वाला लड़का है, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, मुझसे मत बोलिए सर, कुछ मुझसे मत बोला करो। तो बहुत से बच्चे अच्छे होते हैं, पोलाइट होते हैं,
हाँ, तो जब टीचर अपने बच्चों के नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में जान रहा है, स्वभाव के बारे में जान रहा है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से मदद करेगा उसकी, देखते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों को गृहकार्य मूल्यांकन करने के लिए, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, या फिर कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए, ठीक है। तो भैया जब हम प्लानिंग करते हैं कुछ भी चीजें को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, तो उसी में हमारा हेल्प हो जाएगा। वो हम समझ पाएंगे कि हमें किस स्तर का पढ़ाना होगा। हम जानते हैं कि हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे में क्या है, 5 बच्चे टॉपर हैं, हाँ, 25 बच्चे एवरेज हैं, 10 बच्चे निकम्मे हैं हमारे में बोला हैं। तो हम किसके स्तर से पढ़ाएंगे, इन 25 बच्चों के एवरेज ले लेंगे, उन्हीं के स्तर का पढ़ाएंगे। इससे हम प्रतिभाशाली बालक को, टॉपर बालक को भी सामंजस्य बना लेंगे, और लोअर बच्चे जो हैं उनका भी सामंजस्य बना लेंगे। अगर हम इनके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो हाई बेचारे दोनों ने हो जाएंगे। हम इनके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो ये दोनों का मन नहीं कर लेगा पढ़ने में। ये एवरेज वाले हैं, हम लोग जैसे हैं एवरेज वाले हैं, न टॉपर में है न लोअर में है, इसीलिए हम लोग जिंदगी भर परेशान रहते हैं। भाई जो टॉपर है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुके हैं, जो लोअर वाले हैं कहीं ना कहीं दूसरी जगह एडजस्ट हो चुके हैं। हम बेचारे ऐसे लटक रहे हैं पेंडुलम की तरह इधर उधर, एवरेज वाले हैं। तो एवरेज के अकॉर्डिंग ही पढ़ा देता है, तो मदद करता है किसमें, अध्ययन अध्यापन के प्लानिंग में, वर्क प्लानिंग में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिकीकरण प्रक्रिया क्या है, पूंजीकरण, अनुकूलता और परिवर्तन, संस्कृतिकरण या स्तरीकरण। तो आधुनिकीकरण क्या है आपका, अनुकूलता है और क्या है, परिवर्तन है। क्या है, आधुनिकता है और क्या है, परिवर्तन है, सॉरी अनुकूलता है और परिवर्तन है। क्या हो नहीं रहा है यार, चलो ठीक है। चलो बच्चा जी, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, चलिए हम कराते हैं फिर आगे। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, अध्यापकों को व्यस्त करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। मिड डे मील कार्यक्रम क्यों चलाया गया था, ठीक है। मिड डे मील कार्यक्रम आपको चलाया गया था, ठीक है, आपके नामांकन संख्या को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसका नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है। मिड डे मील कार्यक्रम आपका नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे, पाबंद, शुद्ध अधिक्षमता रखता हो, प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन हो, जो अक्सर अपने विद्यार्थी को अभिनंदित करे, ठीक है। तो शिक्षक में आप सबसे अधिक क्या पसंद करेंगे, आप शिक्षक नहीं है प्रेजेंट टाइम में, आप क्या प्रेजेंट टाइम में बच्चे हैं। चलिए हमारे बारे में कर लीजिए, हम अपने समय के पाबंद हैं, इसलिए पसंद करते हैं कि हम टाइम से आते हैं, टाइम से पढ़ाते हैं अपना, या फिर शोध अभिक्षमता रखते हो, प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन हो, ठीक है। प्यारे तो है नहीं, दाढ़ी मुझ बड़ा बड़ा रखते हैं भैया, कहाँ से प्यारे लगेंगे, ऊपर से करिया, ऊपर से हैं करिया, लोग कहाँ से प्यारे हो सकते हैं। फिर जो अक्सर अपने विद्यार्थी को अभिनंदन करे, या फिर हम आप लोग का स्वागत है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद एवरीवन, खुश रहिए, हाँ। इसलिए तो भैया जो टीचर शोध अभिक्षमता रखता हो उसी को पसंद करिए, ठीक है, जो रिसर्च करेगा। देखिए ये सब किताबी चीजें हैं, पर्सनली लोग पसंद करते हैं जो अपने बच्चों को ख्याल रखता है। यहां इसलिए कह रहा है शोध अभिक्षमता कि भाई जो रिसर्च में रहेगा, जो हमेशा रिसर्च की करता रहेगा, जो हमेशा अध्ययन करता रहेगा, पढ़ता रहेगा, वही बच्चों को नई चीजों से, नवाचार से, ठीक है, पढ़ा सकेगा, नई चीजों के बारे में बता सकेगा, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में बता सकेगा, आधुनिकता के बारे में बता सकेगा। हाँ, साहित्य पढ़ा रहा है तो साहित्य में क्या खोज हुए हैं, क्या आविष्कार हुए हैं, किस प्रकार का गद्य लेखन इस समय चल रहा है, किस प्रकार की पोयम इस समय लोग लिख रहे हैं। होता रहता है छायावादी युग आपका बांटा हुआ, क्यों बांटा गया है? अगर ऐसा कुछ नहीं होता, सब एक ही प्रकार के लिखते, तो सबको क्यों बांट दिया गया? किसी को आगे आपको कोई सस्पेंस पे लिखता है, कोई रोमांस पे लिखता है, कोई लव पे लिखता है,
हाँ, कोई आपका मर्डर मिस्ट्री लिखता है, तो कोई आपका इतिहासी बायोग्राफी लिखता है, हिस्ट्री लिखता है, तो लिखते हैं ना, अलग अलग लोग होते हैं। तो वो आपको साहित्य का जो टीचर रहेगा, रिसर्च करेगा, जब उस पर अध्ययन अध्यापन करेगा तो बताएगा प्रेजेंट टाइम को जो आपकी वो हो रही है, राइटिंग हो रही है, वो इस चीज पे ज्यादा हो रहा है। प्रेजेंट टाइम इस युग के लोग हम लोग कवि कहते हैं या फिर लेखक कहलाते हैं। ठीक है, जयशंकर युग बोला गया, छायावादी युग बोला गया, अरे दुनिया भर का तो है, द्विवेदी युग बोला गया, ठीक है, शुक्लोत्तर युग बोला गया। तो आगे बढ़ते हैं। एससीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो देखते हैं, एससीईआरटी की स्थापना आपको जानते हैं सभी लोग, 1988 में हुआ था। फिर दिया आपका प्रयोजन विधि प्रतिपादक किसने किया है? तो भैया प्रतिपादक किलपैट्रिक ने किया है, ये पहले ही बता दिए। ठीक है, व्यवहारवादी की जनक ये है आपके, ये भी याद रखिएगा आप लोग, व्यवहारवादी की जनक कौन है? विलियम जेम्स। व्यवहारवाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। जॉन डेवी ने आपको प्रयोजन विधि को दिया था, लेकिन प्रतिपादित किसने किया था? किलपैट्रिक ने किया था। ठीक है, रूसो प्रकृतिवादी है। प्लेटो आपके कौन है? प्लेटो आपका आदर्शवाद है। सुकरात कौन है? सुकरात ने प्रश्नावली विधि का दिया था। सुकरात ने क्या दिया था? प्रश्नावली विधि दिया था। ऐसे याद हो जाएगा जब क्लास लेते रहो तुम लोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? तो भैया व्याख्यान और सुतलेख, सेमिनार और प्रयोजन, सेमिनार और सुतलेख, सुतलेख और प्रदत्त कार्य। पूछा शिक्षण का बेहतर तरीका कौन सा है? तो व्याख्यान भैया आ गया, यहाँ पे काट दीजिए इसको। ठीक है, सुतलेख भी नहीं होगा, सुतलेख भी नहीं होगा, तो आपका क्या आएगा? सेमिनार और प्रयोजन जो है ना, ये शिक्षण का एक बेहतरीन तरीका है। ठीक ना, आगे क्वेश्चन देखा जाए। फिर निम्न में से कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? किससे? प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है आपका। तो प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसका नाम पूरा ओवरहेड नहीं है, ओवरहेड है। क्या है? ओवरहेड है, ओवरहेड। आप लोग जो यहाँ पे कोई टीचर उचर होंगे या किसी स्कूल में गए होंगे अपने भाई बहन बच्चों को पढ़ाने उड़ाने के लिए, तो अगर कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप ले गए तो उनके सर के ऊपर ऐसे प्रोजेक्टर लगा होता था। ठीक है, उसी को प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते थे। तो प्रोजेक्टेड एड कौन सा है जिसे हम प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाते हैं या फिर डिजिटली पढ़ाते हैं? तो आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है। आपका एपीडायोस्कोप भी है, फिर स्लाइड प्रोजेक्टर भी होता है, लेकिन श्यामपट भैया, श्यामपट आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिर मतलब क्या है? प्रोजेक्टेड हेड नहीं है। श्यामपट क्या है आपका? प्रोजेक्टेड हेड नहीं है। ठीक ना, आगे देखा जाए। फिर अगला क्वेश्चन है, किस परीक्षा में, क्या हो रहा है तुम पे? किस प्रकार की परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? हम निबंध करा दे तो निबंध में क्या पक्षपात नहीं होगा? बिल्कुल होगा निबंध में। जब चिंतन स्तर की परीक्षाएं लेनी होती हैं, किसकी? चिंतन स्तर की परीक्षाएं लेनी होती है, तब हम निबंध कराते हैं। निबंध परीक्षा वहां पर उपयोगी होता है, क्योंकि चिंतन स्तर में, मौलिक स्तर में आपके बौद्धिक स्तर को जांचना अगर होगा तो हम आपका वैचारिक स्तर को जानना होगा तो हम निबंध प्रतियोगिताएं कराएंगे। निबंध वाले क्या होंगे? पेपर लेंगे आपसे, जैसे आईएएस-पीसीएस का पेपर होता है, तो जो आपका सेकंड पेपर होते हैं वो निबंधात्मक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके विचारों के बारे में पता चलता है, आपकी चिंतन शक्ति कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, हम पता लगा सकते हैं कैसे? निबंध प्रतियोगिताओं से, निबंध लेखन करा के, निबंध परीक्षाएं करा करके। जिसे हमने बोला, चलिए आज की राजनीति के बारे में लिखिए आप लोग, आज की राजनीति के बारे में एक निबंध लिखिए, आज की राजनीति के बारे में निबंध लिखिए। तो इसी में 5 बच्चे पॉजिटिव, 5 बच्चे निगेटिव, 5 बच्चे मिला जुला आंसर देंगे। हाँ, कोई पॉजिटिव देगा, कोई निगेटिव देगा, कोई पॉजिटिव निगेटिव दोनों देगा, देंगे ना। कोई केवल बड़ाई करेगा इसी में आज की राजनीति के बारे में, तो कोई केवल पुरानी राजनीति से तुलना करेगा। क्या करेगा? तुलना करेगा। कोई वैदिक सभ्यता से जोड़ेगा इसको, कोई आपके पश्चिमी सभ्यता से जोड़ेगा, पश्चिमी सभ्यता जोड़ेगा। तो भैया क्या हो रहा है यहाँ पे? आज की राजनीति के बारे में हमने आपसे कहा लिखने के लिए, तो हमें यहाँ पे आपके वैचारिक चिंतन स्तर को देखना था, तो आप यहाँ पे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। आपके विचारों के बारे में हमें यहाँ पता चल रहा है कि आपकी किस प्रकार की सोच है, किस प्रकार का आप चिंतन करते हैं भारत के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में। लेकिन यहाँ पे आपको कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है, सबके लिए एक समान आंसर दिया गया है।
सबके लिए एक समान आंसर है और इसमें से एक ही उत्तर है, तो इसीलिए वस्तुनिष्ठता। किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं है, तो भैया वस्तुनिष्ठता में। वस्तुनिष्ठता में वैधता भी होती है, व्यापकता भी होता है, विश्वसनीयता भी होती है, इसीलिए वस्तुनिष्ठता क्या होती है, ये पक्षपात का काम नहीं करती है, सबके लिए समान होता है। वस्तुनिष्ठता की क्या खासियत है, सबके लिए पक्षपात नहीं होगा कि पहली बात, दूसरी चीज इसमें वैधता बहुत ज्यादा होती है हमारा। अब देखिए इसको चेक करने वाले लोग अलग अलग हैं, हम चेक कर रहे हैं, सुधीर सर चेक कर रहे हैं, ऐसे सोहन सर हैं चेक कर रहे हैं, सब लोग तो अलग अलग कॉपी को तीनों लोग चेक करते हैं। हमारा विचार कुछ अलग हो सकता है, सुधीर सर का विचार कुछ अलग हो सकता है, किसी और टीचर का कुछ अलग विचार हो सकता है। अब वो सब जो कॉपी मुझे मिला, मुझे इनका मिल गया, चाहे इनका मिला, मुझे इनका मिला, हम पॉजिटिव विचारधारा के हैं, मुझे इनका मिल गया, कोई निगेटिव विचारधारा का, कोई इनका कॉपी मिल गया, तो भैया खर खर काट देंगे। मेरे विचारधारा के अनुसार लिखा है तो भैया एकदम बढ़िया नंबर है, 50 में 50 पा गया, यही होता है, ठीक ना। ये वैचारिक चिंतन के लिए कौन से पेपर होते हैं, तो भैया कौन से होते हैं, निबंध स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्थाएं कौन सी है, तो देखिए ना शैशवावस्था आपको कैसे होता है, शैशवावस्था जो है आपका, शैशवावस्था 0 से 6 हो गया, बाल्यावस्था आपका हो गया 6 से 12 हो गया, किशोरावस्था हो गया 12 से 18 हो गया, मैं 13 से 18 कर देते। फिर आपका युवावस्था हो गया या प्रौढ़ावस्था आ गया। तो भैया बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच में कौन पढ़ रहा है, किशोरावस्था पढ़ रहा है ना, तो इसी को आंसर कर दीजिए ना, हाँ इसी को आंसर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पूछा जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, बस सिंपल है, जीने की इच्छा नहीं होगा आपका, जीविसा होता है ऐसा, जिजुक्सा या जुगुस्सा ऐसे कुछ होता है, आप लोग बता देना, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, जीने की इच्छा हो जाएगा, जानने की इच्छा हो जाएगा, सॉरी जानने की इच्छा हो जाएगी, ठीक ना। शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो भैया शिक्षण का उद्देश्य क्या है, छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अप्रेरित करना, बिल्कुल सही है। टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है, टीचिंग मतलब पढ़ाना, पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का ढंग शिक्षण कराता है। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चों को ज्ञान उपलब्ध कराया जाए, विद्यार्थियों को पढ़ने में प्रोत्साहित किया जाए और विद्यार्थियों को अप्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, तो सभी सही आंसर है। इसमें कहाँ गलती हो रहा है, सरकारी उत्तर लोग कहते हैं, सरकारी उत्तर है इस बार। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न विधि कौन सी है, भैया क्लास में बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जागृत करना है, क्या करना है, इंटरेस्ट लेके आना है। तो इंटरेस्ट लेने के लिए आप क्या करेंगे, बच्चे का अध्ययन करिए, भैया बच्चे किस प्रकार के हैं, उद्देश्य की स्पष्टता रखिए, आप किस प्रकार का उद्देश्य इसमें है इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए, फिर पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रुचि का मापन करिए, तो उपरोक्त तो सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है, ठीक है। मूल्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा, हे बाबू झूठ न बोलो जिंदगी में, चोरी न करे हो, ठीक है, पाप लगी चोरी करवाते हैं, नकल मत करना, लड़ाई झगड़े मत करना, किसी का दिल मत दुखाना, तोड़ना मत दिल, किसी के काट के मत जाना, काट के जाना तो मतलब अरे सर कैसे काट के न जाए, वो तो हमारे नेचर में है, तो आपका नेचर आदत उसको बदलिए, आप काटिए मत, पतंग की डोर बांधे रखिए, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते रहिए, लेकिन काटिए मत, लगा के मंझा का धागा तोड़ दिया हमने दिल का पुराना सूत वाला धागा है, लगा के मंझा वाला धागा तोड़ दिया हमने सूत वाला धागा, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, काटिए मत किसी का, ठीक है। इसीलिए कब से कौन सिखा रहा है, नैतिक शिक्षा सिखा रहा है, हम नहीं सिखा रहे हैं, ठीक ना। मूल्य कौन सिखाता है, नैतिक शिक्षा, हम भाई हमारा दोस्त मत देना तुम लोग, कौन सिखा रहा है, नैतिक मूल्य सिखा रहा है ये, हाँ। चलिए लगन का भी आ गया ना, न्योता न्योता तो आ रहा है नहीं, इस समय खाने जा रहे हो नहीं तुम लोग न्योता, भैया दुश्मनी हो चाहे दोस्ती हो, ब्रेकअप हो चाहे पैचअप हो, लेकिन ब्याह शादी खाना रुके ना चाहिए, बरही हो चाहे तेरही बारात हो चाहे ब्याह हो, लड़की को चाहे लड़का को हो चाहे कुकुरे के, मिले चाहे खाना,
है। बारात मतलब किसी का करना हो, शादी किसी का हो, बरही किसी का, तेरही किसी का, भोज नहीं रुकना चाहिए, न्योता नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। न्योता में बिल्कुल दबा खाइए, है। बरही तेरही ब्याह शादी रामायण भागवत कथा ईद बकरीद चापे रहिए, ठीक ना। तो न्योता दीजिए 51 रुपया, खाइए 101 रुपया। न्योता दीजिए 101 रुपया, भरिए थैली में काजू 201 रुपया का, ठीक है। तो निम्न में से कौन एक अनौपचारिक संस्था है? अनौपचारिक संस्था समझ रहे हैं क्या होता है ना, हमने बताया था। शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं। औपचारिक, तो शिक्षा आप 3 प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा आप 3 प्रकार से कैसे प्राप्त करते हैं? एक तो होता है औपचारिक। औपचारिक शिक्षा जो होती है वो कैसी शिक्षा होती है? विद्यालयी शिक्षा होती है, स्कूली शिक्षा होती है, विश्वविद्यालय शिक्षा होती है। एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। कैसी होती है? अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा मतलब क्या होता है? जो आप अपने समाज से, पास पड़ोस से, रिश्तेदारों से, भाई से, बहन से, माता पिता से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? अनौपचारिक शिक्षा, ठीक ना। अनौपचारिक शिक्षा। एक होता है निरौपचारिक शिक्षा। क्या होता है? निरौपचारिक शिक्षा। सब पढ़ाए हैं बच्चा लोग है तुम लोग को, ये जो भी हमारे बच्चे हैं पेड बैच वाले उनको पता होगा। नए बच्चों को नहीं कह सकते हैं जो आपके सिलेक्शन बैच के हैं, लेकिन और जो बच्चे हैं उड़ान बैच वाले, संकल्प बैच हैं, क्लब बैच के, वो तो जानते होंगे। औपचारिक शिक्षा जो विद्यालयी शिक्षा है, स्कूली शिक्षा, उसे कहा गया। अनौपचारिक शिक्षा जो पास पड़ोस, रिश्तेदार, माता पिता, बाबा दादी, भाई बहन, हाँ, इनसे प्राप्त किए। निरौपचारिक शिक्षा जिसे बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा, जिसमें शिक्षा तो औपचारिक शिक्षा की भांति दी जाएगी, लेकिन इसमें नियम कठोर होंगे, इसमें लचीले होंगे। इसमें आपका समयबद्ध होगा, इसमें समयबद्ध नहीं होगा। इसमें समय से जाना होगा, इसमें समय से आना जाना नहीं है। आप घर पे रह के पढ़ाई करिए, जैसे दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरस्थ शिक्षा। जैसे आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो पूछा अनौपचारिक संस्था कौन सा है? तो भैया खेल का मैदान है। क्या है? खेल का मैदान, ठीक है। आगे देखा जाए, दिया उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है। कि उपचारात्मक शिक्षण कार्य क्या होता है? पहले तो दिया समस्या का समाधान पता करना, समस्या का कारण जानना क्या कहलाता है? समस्या का जब कारण जानना, जैसे किसी बच्चे को कोई समस्या है, समस्यात्मक बालक है, झूठ बोलता है, गृह कार्य नहीं करता है, हाँ, उसकी हमेशा शिकायत आती रहती है, तो उसके समस्या कारण जानने के लिए आप क्या करते हैं? निदानात्मक काम करते हैं। इसी को बोलते हैं निदानात्मक। जब निदान कर लेते हैं, उसका समस्या कारण पता लगा लेते हैं। जैसे मरीज के पास अब जाते हैं, डॉक्टर के पास जब जाते हैं आप मरीज बन के, तो पहले डायरेक्ट दवाइयां नहीं लिख देता है, पहले कहेगा ऐसा है ना ये बाबू, और चल जाओ पैथोलॉजी पे, जब पर दलालिया रहा ना, मतलब तुमसे नहीं कहेगा, पर्चा बना देगा, तो बाहर में जाइए, एक जने मिली है वहीं, अब बाहर तुम्हारे पीछे पीछे लग जाइए, जाने पीछे पीछे लगल बाटे, ए तुम्हारे अथी कराएगा, चेकअप कराएगा तुम्हार, ये मरते चला हो थी पैथोलॉजी में हमारे, ये 100 रुपये में तुहार हो जाए, 200 में हो जाए, 400 में कह दे तुहार, तो 10 दलाल तुमको मिल जाएंगे वहीं हॉस्पिटल पे। दलाल पे कुल तो एकदम से तनी 2 गिलास पानी पिए ठंडा ठंडा, तो तुहार करा दिए का चेकअप। डॉक्टर क्या कर रहा है? पहले चेकअप करा रहा है। चेकअप क्यों करा रहा है? भैया आपकी समस्या का जानना चाहता है। आप कहेंगे सर ये हेडेक हुआ है, डॉक्टर साहब से हेडेक, कहेगा ठीक है, अच्छा एक्सरे करा लीजिए पेट का आप, तो आप थोड़ा पढ़ी लिखी रहेंगे तो कह देंगे डॉक्टर साहब हेडेक हुआ है हमारे यहाँ पे, अब चेकअप कराएंगे, हम एक्सरे कराएंगे पेट का, तो कहेगा ऐसा है ना गैस बना है, अब गैस बना होगा तो चढ़ गया होगा सर, सर चढ़ा हो तो सर दर्द कर रहा होगा। 12वां दलाल हैं हमारे, उनसे कॉन्टेक्ट करिए, हो जाएगा, 100 रुपये आप कम में दीजिएगा, लेकिन करा लीजिए, चेकअप करा लेंगे ना, तो फिर एकदम निश्चित हो जाएंगे, कुछ हुआ नहीं है, कम से कम हम दवा तो लिख देंगे, आपको ये दवा लिख दे, अब आपके मन में भर दिया है एकदम पहले कि चेकअप को क्या क्या फायदे हैं उसका, अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, आपको जब मन नहीं है तो रहने दीजिए, हम लाइए लिख दे, दवाइया लिख दे रहे हैं, तो आप भी कहेंगे मुनमुनाते हुए करा ही लेते हैं। तो समस्या का जब कारण जानेंगे उसे बोलते हैं निदान। डॉक्टर पहले आपके चेकअप कराता है, उसके बाद उपचार करता है, दवा लिखता है, सुई लिखता है, ग्लूकोज लिखता है, जो भी लिखना होता है। तो लेकिन यहाँ पे उपचार तब उसी को बोलते हैं उपचार, जो समस्या जानने के बाद उसको आप क्या करते हैं? उपचार करते हैं, उसे उपचार बोलते हैं, उसे खत्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण कार्य क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग, इन 4 के अकॉर्डिंग अनुदेशात्मक होता है। कैसा होता है? अनुदेशात्मक होता है।
किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षण मनुष्य में विद्यमान पूर्णता का क्या है, अभिव्यक्ति है। हमने आपको बताया था, जो पेड बैच वाले बच्चे होंगे उन्हें पता होना चाहिए, और आप जो है हमको भी बता दे कि बहुत से चैप्टर आपको मिलेंगे और हर एक चैप्टर में आपको स्टेटमेंट मिल सकता है, लेकिन स्टेटमेंट मतलब कथन बोल दे रहे हैं यहाँ पे, कथन। कथन आप किस किस चैप्टर को याद करेंगे भैया, आपको है हमारे यूट्यूब पे है, कोई बात नहीं, आपको हम तभी बताएंगे। पेड बैच वाले बच्चे उनको भी बताते हैं, आपको भी बता दे रहे हैं, ठीक है। जो कथन याद करिए, आप बीएड एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं तो आप शिक्षा चैप्टर से याद करिए, मतलब शिक्षा के ऊपर जो जो भी हैं, जैसे आपके स्वामी विवेकानंद का है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, ठीक है, अलग लोगों का है, तो शिक्षा के ऊपर, और एक अधिगम के ऊपर, अधिगम के ऊपर के स्टेटमेंट, मोटिवेशन के ऊपर जो है आपका, अभिप्रेरण के ऊपर जो है आपका, ठीक है, अभिप्रेरण के ऊपर जो आपका स्टेटमेंट है उसको याद करिए। शिक्षण, अधिगम, मोटिवेशन, एक और कोई चैप्टर है, शिक्षा, अधिगम, मोटिवेशन, एक कौन सा नहीं याद आ रहा है, अनुशासन, डिसिप्लिन, चलो याद आता है बताते हैं। तो इसके देखिए, मनुष्य पूर्ण है तथा गांधी कह रहे हैं, मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता के व्यक्ति है, किसने कहा था, तो विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ठीक है। हाँ, इन 3 चैप्टर को आप लिखिए, बाद में हमें याद आएगा बता देंगे, और कि इन किन किन चैप्टर को आपको क्या करना है, आपको स्टेटमेंट याद करना है। सभी चैप्टर का स्टेटमेंट आप बिल्कुल याद करिए, बिल्कुल याद मत करिए हर एक स्टेटमेंट को। फिर कौन सा प्रक्षेपित उपकरण है, ठीक है, प्रक्षेपित उपकरण नहीं है तो फ्लैश कार्ड, फोटोग्राफ, स्लाइड या पपेट, ठीक है। तो भैया प्रक्षेपित उपकरण क्या, पपेट आपका नहीं है, ठीक है। स्लाइड, फ्लैश कार्ड, फोटोग्राफ आपका प्रक्षेपित उपकरण है जो आपके सामने दिखता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन, जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसका मतलब क्या है। भैया बच्चा जब फेल होगा तो आप कभी भी बच्चे का दोष बिल्कुल नहीं देंगे, बच्चे की पढ़ाई पे बिल्कुल दोष नहीं देंगे, बच्चे की मानसिक क्षमता को बिल्कुल दोष नहीं देंगे, पर बच्चा पूरे दिन घूमे, स्कूल में ना आए, दिन भर मामा मौसी के यहाँ बाराती में घूमे, बार बगीचा, स्कूल, चौराहा, गली मोहल्ला घूमे, कोई दोष नहीं दोगे तुम। बच्चा एकदम मेरा राजा बेटा है, ये कहना है आपको। सिंहासन में बैठेगा एकदम पूरा बढ़िया से, राजकुमार है हमारा बेटा बेटी, उसे रील्स बनाए, हाँ बिल्कुल उसे दोष नहीं देना है। दोष किसे देना है, दोष देना है किसी व्यवस्था को, दोष देना है टीचर को, दोष देना है स्कूल को। फेल हुआ बच्चा, रील्स चला रहा, दिन भर मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम, और वीडियो बना रहा है, ठुमक ठुमक जाए रहे, जो नया वीडियो ट्रेंड हुआ है ना, पता नहीं कौन सा गाना है अपने नेपाली। तो बच्चे को दोष बिल्कुल नहीं देना, आपको हमेशा दोष देना है टीचर को, व्यवस्था को, स्कूल को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बच्चा फेल हुआ है तो इसका मतलब बच्चा नहीं फेल हुआ है, व्यवस्था फेल हो गई है, मैनेजमेंट फेल हो गया है, ठीक है बच्चा जी। चलिए, अब जिन बच्चों को भी हाँ क्लासों से, हमारे यूट्यूब क्लासेस से संतुष्टि मिलती है, उन्हें लगता है कि हाँ अच्छे क्लासेस लिए जाते हैं, सेशन लिया जाता है, और हमारे पुराने बच्चे यहाँ पे उड़ान बैच के हैं बच्चे हैं, या फिर आपके संकल्प बैच के, क्लब के बच्चे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, हाँ उनसे जो भी आपके दिक्कत है, समस्याएं, क्लासेस रेगुलर चलती है कि नहीं चलती, आप उनसे पूछ सकते हैं। क्लासेस थ्योरी वाइज कराते हैं कि नहीं कराते हैं, ये सभी चीजें उनसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और हमारे सिलेक्शन बैच को आप ज्वाइन करिए, लेट मत करिए, ठीक है। मात्र 499 रुपया इसकी फीस रखी गई है, कितनी, मात्र 499 रुपये इसकी फीस रखी गई है। अभी लेट करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होना है, समस्या होना है, हाँ। इसमें आप 12-15 नंबर के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, 12-15 नंबर लाके आप कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहां पे आपको 23+ लेके नंबर आने हैं, आपको 23+ लाने हैं। 12-15 तो आप इजिली कर लोगे, 10-12 तो कर ही लोगे, लेकिन 10-12 के लिए हमें नहीं करना है ना, सरकारी सीट लेके आना है मुझे, ठीक है। तो आप 23+ नंबर लाने के लिए बस सिलेक्शन बैच से जुड़िए। इसमें हर एक थ्योरी क्लासेस, चाहे आपकी हिंदी हो, जीएस हो, ठीक है, रीजनिंग हो, या फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो, थ्योरी क्लासेस प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन डेली प्रोवाइड कराई जाती हैं आपको, ठीक ना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं आपसे कल दोपहर में 12 बजे। ओके, थैंक यू।